हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ किस प्रकार होता है, क्या परिस्थितियां रहती हैं, किन चरणों में आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में जानेंगे। दोस्तों, यह आधुनिक भारतीय कला का प्रथम भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक शब्द ये क्या है? समकालीन कला और कलाकार के नए परिवर्तन का सूचक है। समकालीन कला मतलब जो हमारे समय में जो कला चल रही है। आधुनिक शब्द हमारे समय की कला का सूचक है और कलाकार के द्वारा किए जाने वाले नए परिवर्तनों का सूचक है। आधुनिक शब्द का प्रयोग 20वीं सदी के कला आंदोलन बंगाल शैली के लिए किया जाता है। आधुनिक शब्द जो है इसका प्रयोग भारतीय कला में 20वीं सदी के कला आंदोलन बंगाल शैली के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय कला इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1880 की कला और राजा रवि वर्मा की निजी चित्र शैली के लिए जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है। तो दोस्तों, आधुनिक शब्द जो है ये समकालीन कला और कलाकार के द्वारा कला के क्षेत्र में किए जाने वाले नए परिवर्तनों को इंगित करता है। आधुनिक शब्द का भारतीय कला में सबसे पहले प्रयोग वास्तविक रूप में प्रयोग जो है बंगाल शैली के लिए किया जाता है, जो कि 20वीं सदी का कला आंदोलन था। सबसे पहले आधुनिक कला शब्द का प्रयोग भारतीय कला के परिप्रेक्ष्य में 1880 की कला और राजा रवि वर्मा की निजी चित्र शैली के लिए किया गया था। आधुनिक भारतीय कला का प्रारंभ वास्तविक रूप में जो है 1895 से 1920 के बीच प्रचलित रही यही बंगाल शैली जो है इसके लिए माना जाता है। यहीं से माना जाता है प्रचलन। ठीक है। आधुनिकता यांत्रिकता की समानार्थी है। वर्तमान समय में प्रचलित कला जो है ये आधुनिक कला है, मतलब समकालीन कला का सूचक है। तो वर्तमान में प्रचलित कला जो है आधुनिक कला है। ठीक है। प्राचीन कला विषय प्रधान और सामुदायिक कला थी। मतलब प्राचीन कला जो है, जो बहुत पहले किन्हीं राजाओं के संरक्षण में पनपने वाली जो कलाएं होती थीं, जैसे मुग़ल कला, राजस्थानी कला, पहाड़ी कला और इनकी भिन्न भिन्न शैलियाँ, तो ये सभी जो हैं यहाँ पे चित्रकार एक समुदाय के अंतर्गत बहुत सारे कई बार एक चित्र में कई सारे चित्रकार जो है कार्य करते थे और सभी चित्रकार एक जैसे आधार पे चित्र जो है निर्मित करते थे। तो वो सामुदायिक कला थी और उनमें विषय की प्रधानता होती थी। जो आज की कला है इसमें अभिव्यक्ति को प्रधानता दी जाती है और ये सामुदायिक न होकर के व्यक्तिगत कला है। ठीक है। तो ये प्राचीन कला का अर्थसार जो है वो सामुदायिक था और आधुनिक या समकालीन कला का अर्थसार व्यक्तिगत है। ठीक है। आधुनिक कला का उद्भव जो है ये वैज्ञानिक धारणा से हुआ। मतलब आधुनिक कला क्या है? तो आधुनिक कला पहली चीज़ तो समकालीन तात्पर्य हमारे समय में जो कला के क्षेत्र में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो हमारे लिए समकालीन हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं, जो अलग अलग जनरेशन में जन्मा हो, अलग अलग पीढ़ियों में जो जन्मा हो, उसके लिए ये थोड़ा भिन्न हो सकती है। समकालीन। आधुनिक जब भी शब्द हम सुनते हैं तो उसमें हमें खोजी प्रवृत्ति या प्रयोगवादी प्रवृत्ति या वैज्ञानिक धारणा या यांत्रिकता की अनुभूति होती है जब भी हम आधुनिक शब्द का प्रयोग देखते हैं। तो यही जो है आधुनिक कला में भी है। आधुनिक कला हम उसको कहते हैं जब से जो प्राचीन समय से कला चली आ रही थी, जैसे कि राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली और पहाड़ी शैली, इन सब में बहुत अधिक समानता होती थी। एक तो सब में टेम्परा तकनीक से जो है
रंगों का प्रयोग किया जाता था। लगभग विषय भी समान हुआ करते थे। घरानों से संबंधित विषय होते थे और देवी देवताओं, पुराणों और ऐतिहासिक कहानियों से संबंधित जो है चित्र हुआ करते थे, जो प्राचीन कला हमारी चली आ रही थी। आधुनिक कला जो है ये नए परिवर्तनों का ऊपर बताया सूचक है। तो जब भारतीय कला में नए नए परिवर्तन होने लगते हैं, नए नए प्रयोग होने लगते हैं, वैज्ञानिक धारणा के आधार पर उसमें कार्य किया जाने लगता है। पहले रंग जो हैं सीधे खनिजों से प्राप्त करके बनाए जाते थे। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, वनस्पतियों से सीधे रंग प्राप्त करके लगाए जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे कलर जो हैं रेडीमेड बन के आने लगे, कंपनियों के द्वारा बनाए जाने लगे। और ब्रश, पहले स्वयं चित्रकार जो हैं तुलिकाओं का अपने आप व्यवस्था करता था, निर्माण करता था, बनाता था तुलिकाएँ। धीरे धीरे तुलिकाएँ जो है बन के एक से एक आने लगी। आज तो बहुत जो है बेहतरीन तरीके की तुलिकाएँ आती हैं। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक धारणा और प्रयोगवादी विचार का जब इसमें समावेश होता है, तभी से आधुनिक कला का जन्म होता है। तो इसमें से कलरों का जो है नया प्रयोग, खोजी प्रवृत्ति, प्रयोगवादी प्रवृत्ति का समावेश होता है, नए विषयों का आगमन होता है। लोग जो एक ही राह पर चल रहे थे, पिछली शैलियों में एक ही तरह के सारे चित्र बनाते थे, यहाँ पर आकर के चित्रकार जो है नए नए प्रयोग करने लगते हैं। नए नए विषयों का समागम होता है चित्रकला में, नए नए तकनीकों का जो है इसमें समावेश होता है। तो इस प्रकार से जो है इसी वजह से ये आधुनिक कला कहलाती है। समकालीन कला क्या है? समकालीन कला प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है, जो अलग पीढ़ियों में जन्मा हो। जैसे हमारे जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो हमारे लिए समकालीन हैं। आधुनिक कला और समकालीन कला दोनों ही काफ़ी हद तक समानार्थी हैं, लेकिन समकालीन कला प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है, जो कि अलग पीढ़ियों में जन्मा हो। बाकी सारी चीज़ें, इसका भी अर्थसार, समकालीन कला का अर्थसार जो है वो भी व्यक्तिगत है। और समकालीन कला में भी विषय की बजाय अभिव्यक्ति को प्रधानता मिली है। प्राचीन कला में जब हम देखेंगे तो अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आधुनिक कला या समकालीन कला का जब से प्रारंभ माना जाता है, तभी से हम देखेंगे उसमें अभिव्यक्ति को विशेष स्थान दिया जाने लगा था। पहले तो सिर्फ विषयों की प्रधानता, विषयों के आधार पर ही चित्र बनते थे। अभिव्यक्ति का कोई स्थान देखा जाए तो विशेष रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो समकालीन कला और आधुनिक कला इस प्रकार से। समकालीन कला का जो पहला कह सकते हैं चरण है, वो अवनींद्र नाथ की कला से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है उस समय जो कला चली आ रही थी, भारतीय कला, उसको जो है एक तो पहले से भारतीय कला मुग़ल कला से चली आ रही थी, फिर कंपनी शैली जो है पनपी जा कर के उसमें यूरोपीय प्रभाव आया। फिर अवनींद्र नाथ ने उस कला को यूरोपीय प्रभाव से मुक्त करा करके एक नई जो है कला, एकदम जो भारतीय कला के इतिहास में एकदम नई तकनीक थी चित्रण की, उसको लेकर के आए, जो कि वास थी। हालांकि वो मूलतः भारतीय भी नहीं थी, वो जापानी वास तकनीक थी। तो अब चूँकि उसका भारत में प्रयोग पहले से नहीं हुआ था, इसलिए वो नई तकनीक थी। लेकिन हाँ, स्वदेशी भी नहीं थी कहेंगे, और थी विदेशी ही, लेकिन यूरोपीय प्रभाव से जो है उसने कला को मुक्त कराया अवनींद्र नाथ ने। और विषय के क्षेत्र में देखेंगे, चाहे तकनीक के क्षेत्र में देखेंगे, चाहे अभिव्यक्ति के क्षेत्र में देखेंगे, तो एकदम नई चीज़ें जो है लेकर के आया। तो यहीं से भारतीय कला में
समकालीन कला का पहला अध्याय प्रारंभ होता है और समकालीन कला की विश्व इतिहास में देखेंगे तो पॉप आर्ट से समकालीन कला की शुरुआत मानी जाती है। भारत में अगर कहेंगे तो अवनींद्रनाथ से मानी जाती समकालीन कला, लेकिन समकालीन कला का सही अर्थ यही है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है। बाकी ये दोनों लगभग समान हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, आधुनिक कला का उद्भव वैज्ञानिक धारणा से हुआ, इसकी योजना प्रयोगवादी है तथा समकालीन कला का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले कलात्मक कार्यों या घटनाओं से होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। आधुनिक कला का अर्थसार व्यक्तिगत है और समकालीन कला का भी अर्थसार व्यक्तिगत है। आधुनिक कला में और समकालीन कला में अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है, जबकि प्राचीन कला में विषय को प्रधानता दी गई है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। आधुनिक कला का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऊपर बता चुके हैं, राजा रविवर्मा की कला के लिए किया गया था। वास्तविक रूप में जो है इसका प्रारंभ बंगाल शैली से माना जाता है। समकालीन कला की विश्व लेवल पे देखेंगे तो पॉप आर्ट से शुरुआत मानी जाती है और समकालीन कला का भारत में प्रथम अध्याय जो है अवनींद्रनाथ की कला से माना जाता है और यहीं से आधुनिक कला का भी जन्म माना जाता है। उड़ीसा के पटचित्र अब देखेंगे। आधुनिक कला की जो पहले पृष्ठभूमि थी या पूर्व पीठिका थी, मतलब आधुनिक कला का जो जन्म हुआ उस समय छोटे मोटे रूपों में, चूँकि बड़े राजाश्रय जो हैं उस समय समाप्त हो गए थे, तो छोटे छोटे शैलियों के रूप में जो है जो कलाएं पनपित थीं उस समय प्रचलित थीं, उनके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के पटचित्र 17वीं शताब्दी में क्या होता है, उड़ीसा की स्थानीय चित्रकला जो थी वो मुगल शैली, दक्षिणी विजयनगर शैली के आंशिक प्रभाव को लेकर के यह शैली जो है विकसित हुई। कब हुई? तो 17वीं शताब्दी में। ठीक, इसमें क्या था, इन शैलियों से क्या क्या लिया गया, तो इसमें जो है अपभ्रंश शैली से अंतराल विभाजन लिया गया। अंतराल का विभाजन किस प्रकार से करना है, ये कहाँ से लिया गया, तो अपभ्रंश शैली से लिया गया। मुगल शैली से क्या लिया गया इसमें, तो मुगल शैली से रेखांकन लिया गया। ठीक है, विजयनगर शैली की आकार योजना ली गई और दक्षिणी कला से अलंकारिक तत्वों को ग्रहण करके इसका लोक कला के, उड़ीसा की जो लोक कला प्रचलित थी उस समय, उसके साथ मिश्रण किया गया। तो ये जो है उड़ीसा के पटचित्र शैली जो है देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं उड़ीसा के पटचित्र शैली में हमें देखने को मिलती हैं। विषय की दृष्टि से जो है इसमें किन विषयों का चित्रण किया गया है, तो विषय वस्तु की दृष्टि से ये शैली जो है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। उड़ीसा पटचित्र शैली जो है इस पर आधारित है, तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसमें ये जो उड़ीसा के पटचित्र होते थे, इसमें आकृति चित्रण को जो है पृष्ठभूमि में बहुलता के साथ प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि में आकृति चित्रण का प्रयोग किया गया है। इस शैली पर कालीघाट के पटचित्रों और कंपनी शैली का प्रभाव है। उड़ीसा के जो पटचित्र हैं इन पर कालीघाट के पटचित्र और कंपनी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। ये चित्र कपड़े पर, किस धरातल पर बनाए जाते थे, तो कपड़े पर बनाए जाते थे। उड़ीसा पटचित्र शैली के चित्र कपड़े पर लोक शैली के रूप में बनाए जाते थे और इन चित्रों को जगन्नाथपुरी आने वाले तीर्थयात्री खरीद करके ले जाते थे। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है, यहाँ पर आने वाले भक्तजन इन कृतियों को जो है खरीद करके ले जाया करते थे। अब दूसरी पटचित्र शैली इसी समय की जो है नाथ द्वारा पटचित्र शैली है। स्थान में जो नाथ द्वारा स्थान है, यहाँ पर नाथ द्वारा पटचित्र शैली पनपती है और यहाँ का प्रमुख आकर्षण जो है श्रीनाथ जी का स्थान है।
तो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह। इनके समय में 1 फरवरी 1672 को, इसके समय में, मेवाड़ के राजा राज सिंह के समय में 1 फरवरी 1672 में सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। कहाँ पर? तो सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। इसी स्थान का नाम जो है, तभी से इस स्थान का नाम नाथ द्वारा पड़ गया। सीहड़ गांव जो पड़ता है वहाँ पे जब 1672 में राज सिंह ने जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की, तभी से इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा। और यहीं पर यह पटचित्र शैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाथ द्वारा पटचित्र शैली, वो पनपी। तो मेवाड़ के राजा राज सिंह के समय 1672 में सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई, तभी से इस स्थान का नाम नाथ द्वारा हो गया। 17वीं शताब्दी में नाथ द्वारा में चित्रकला का विकास होता है। कब होता है? 17वीं शताब्दी में नाथ द्वारा पटचित्र शैली का विकास होता है, जिसमें पिछवाइयाँ या पटचित्र नाथ द्वारा कला की देन है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पिछवाई चित्रण जो है कहाँ का है? तो नाथ द्वारा का है पिछवाई चित्र। पटचित्र तो हालांकि कई जगह जो है बने हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि पिछवाई चित्र और पटचित्र किसकी देन है? तो नाथ द्वारा कला की ये देन है। इसका प्रयोग जो है, जो पिछवाई चित्र होते थे, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो भगवान की प्रतिमा के पीछे जो है भित्ति को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये पिछवाई चित्र किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो ये जो है 20-25 फीट लंबे होते थे, जो कि कागज़ और कपड़े पर गेहूँ, साबूदाना, अरारोट, चावल का माड़ लगा करके क्या किया जाता था? कागज़ और कपड़े पर गेहूं का, साबूदाना का, अरारोट, चावल का माड़ लगा करके सिंदूरी रंग से जो है रेखांकन किया जाता था। इसके बाद जो है टेम्परा पद्धति से रंग भरे जाते थे। किस पद्धति से रंग भरे गए हैं? टेम्परा पद्धति से रंग भरकर छाया प्रकाश दिखाने के लिए क्या किया जाता था? तो छाया प्रकाश दिखाने के लिए चांदी और सोने के वर्क का प्रयोग किया जाता था नाथ द्वारा शैली में। ठीक है, तो टेम्परा पद्धति से किस पे धरातल क्या होता था? तो कागज़ या कपड़ा होता था। इस पर जो सतह बनाई जाती थी उसके लिए गेहूँ, साबूदाना, अरारोट, चावल का माड़ लगा करके जो है इसके ऊपर इसको चिकना करके जो है घोट दिया जाता था। तत्पश्चात उस पर जो है सिंदूरी रंग से रेखांकन किया जाता था और ये चित्र 20 से 25 फीट तक लंबे हुआ करते थे। इन पे किन विषयों का चित्रण किया जाता था? तो कृष्णलीला, श्रीनाथ जी के उत्सव, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी पर आधारित ये चित्र हुआ करते थे। यहाँ के चित्रकार जो हैं घासीराम, हीरालाल, नरोत्तम, नारायण नयन सुख, राजेंद्र शर्मा, गिरधारी लाल, गुलाब जी मिस्त्री, शंकर लाल, ये सब जो हैं नाथ द्वारा के कलाकार थे। अगली शैली जो आती है पटचित्रण शैली में ही, वो तंजौर शैली है। तो तंजौर शैली, ये शैली जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में किन शासकों के संरक्षण में पनपी? तो मराठा शासकों के संरक्षण में तंजौर शैली का विकास हुआ। इस शैली में शिव जी का, विष्णु का और कृष्ण से संबंधित चित्रण जो है अधिक किया गया है। कृष्ण के जीवन की घटनाएं जो है इनका प्रिय विषय रहा है। प्रिय विषय कृष्ण रहे हैं। तंजौर शैली का प्रिय विषय क्या था? तो कृष्ण के जीवन की घटनाएं। तंजौर शैली के जो चित्र थे इनमें पृष्ठभूमि लाल या हरे रंग की रहती थी। रेखांकन सुनहरे या गहरे लाल रंग से किया जाता था। चित्रों की सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। तंजौर जो है ये ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र तंजौर रहा है। इसमें क्या किया जाता था? ग्लास पेंटिंग में सादे कांच पर टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी रंग भरे जाते थे और अंत में सुनहरा वर्क करके जो है उन चित्रों को चमका दिया जाता था। ये चित्रकार आंध्र प्रदेश की राजू जाति से संबंधित थे।
इसके अतिरिक्त जो है तंजौर शैली में जो चित्रण किया जाता था, मतलब कांच कांच पर चित्रण जो है के अतिरिक्त, ग्लास पेंटिंग के अतिरिक्त यहाँ पर कांच पट चित्रण भी आप बात कहा जाए कहाँ पे होता था, तो तंजौर में होता था। इस पद्धति में जो है इसके अतिरिक्त और भी चित्रण जो किया जाता था उसमें मूल फलक कटहल की लकड़ी का बना होता था। इसके ऊपर गत्ते और सूती कपड़े को चिपका करके जो है पत्थर, चूने पत्थर से जो है लेप करके वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो टेम्परा तकनीक से इस शैली में रंग भरे जाते थे और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसमें जो है तो कांच धरातल के रूप में, दूसरा कागज और गत्ता कागज या सूती कपड़े का भी धरातल के रूप में प्रयोग किया गया है इस शैली में। कांच यहाँ का जो है प्रमुख है। तंजौर शैली हैदराबाद, कुड़ापा, कुरनूल, अरकाट, मैसूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पट्टाकोट्टई इन स्थानों पर विकसित हुई, जिसकी स्थानीय विशेषताएं थोड़ा थोड़ा भिन्न थीं। थोड़ी थोड़ी स्थानीय भिन्नताओं के साथ में तंजौर शैली कहाँ कहाँ पे हैदराबाद में, कुड़ापा में, कुरनूल में, अरकाट में, मैसूर में, मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में और पट्टाकोट्टई में कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ जो है देखने को मिलती है। इस शैली का बालकृष्ण सर्वश्रेष्ठ चित्र है। बालकृष्ण तंजौर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, ये ध्यान रखना। मैसूर शैली, तो मैसूर शैली जो है ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब 19वीं सदी का उत्तरार्ध मतलब 19वीं सदी का अंत, लगभग अंत हो रहा था उस समय की बात है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर चित्रकला राजा कृष्णराज के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त की। मैसूर शैली का चरम उत्कर्ष किसके समय हुआ, तो राजा कृष्णराज के समय में हुआ था, जबकि ये शैली राजा कृष्णराज के 100 वर्ष पहले से ही प्रचलित थी। यानी इस शैली का जो प्रादुर्भाव था वो लगभग 18वीं शताब्दी में रहा था। यहाँ के चित्रकारों ने हाथी दांत के फलकों पर जो है सभी चित्र बनाए हैं। किस प्रकार के चित्र बनाए, तो सभी चित्र बनाए हैं और हाथी दांत के फलकों पर जो है मैसूर शैली में विशेष रूप से सभी चित्रण किया जाता था। और यहाँ के चित्रों का संग्रह मैसूर के राजमहल में प्रदर्शित किया गया। 1868 में जब राजा कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर शैली का भी अंत हो जाता है। इसके बाद आती है बंगाल की पटुआ कला। तो पटुआ कला, जो बंगाल की पटुआ कला थी, इसमें पिछले युग के मानव द्वारा जो है तो बंगाल की जो पटुआ कला थी इसमें क्या है, पिछले युग के मानव द्वारा समझे गए प्रकृति के सारभूत तत्व प्रकट हुए हैं। बंगाल की पटुआ कला में जो पिछले युग के मानव ने प्रकृति के सारभूत तत्वों को समझा है, उन्हीं की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। ये प्रकृति की यथार्थ अनुकृति इसमें नहीं है। बंगाल की पटुआ कला में जो है प्रकृति की यथार्थ अनुकृति नहीं की गई है, बल्कि क्या चित्रण किया गया है, तो इसमें चारों ओर के वातावरण से प्रकृति को, जो चारों तरफ जो प्रकृति का प्राकृतिक वातावरण था, उससे मनुष्य के मन में उठे संवेगों की यह सीधी अभिव्यक्ति है। मतलब प्रकृति, जो चारों तरफ प्रकृति थी, उसको जो मनुष्य ने उसके सारभूत तत्वों को जो समझा है, उन तत्वों के साथ में जो मनुष्य के मन में संवेग उठे, जो विचार उठे, उनकी सीधी अभिव्यक्ति इस कला शैली में जो है देखने को हमें मिलती है। इसमें केवल वस्तु के आवश्यक तत्वों को ही लेकर के रूप रचना की जाती थी, जैसा कि मतलब सारभूत तत्व यानी कि प्रकृति के जो आवश्यक तत्व थे या जिन वस्तुओं का चित्रण करते थे ये लोग, उनके केवल आवश्यक तत्वों को ही चित्रित करते थे, यथार्थ चित्रण नहीं करते थे। प्रकृति का चित्रण इसमें काफ़ी किया गया है बंगाल की पटुआ कला में,
लेकिन यथार्थ चित्रण नहीं किया गया है। प्रकृति के सारभूत तत्व या कह सकते हैं आवश्यक तत्वों को लेकर के चित्रण किया गया है। उन्हें देख करके मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं उनकी सीधी अभिव्यक्ति सिर्फ सारभूत तत्वों के साथ की गई है। पटुआ कला जो है स्थानीय मिथकों और विश्वासों पर आधारित है। स्थानीय मिथिक जैसे क्या होते हैं, जो परंपराएं होती हैं हिंदू धर्म में मिथिकों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जो अब जैसे आडंबर या परंपराएं या जिनका कोई साइंटिफिक महत्व चीज़ों का नहीं होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं मिथिक कहलाती हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो भी कर्मकांड और सारी चीज़ें हैं इनका जो है ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। इस कला के सभी रूप जो हैं काल्पनिक जगत की वस्तु हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस कला में जिन रूपों का सृजन किया गया है वो काल्पनिक जगत की वस्तु हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। बंगाल का आरंभिक तैल चित्रण, बंगाल में जो है 18वीं शताब्दी में तैल चित्रण हुआ। तो ये तैल चित्रण, इस तैल चित्रण को डच बंगाल शैली कहा जाता है। जो 18वीं शताब्दी में बंगाल में तैल चित्रण किया गया है उसको कौन सी शैली कहा जाता है? डच बंगाल शैली। ये माध्यम बंगाल के कलाकारों ने डच कलाकारों से सीखा था, इसीलिए इस शैली को डच बंगाल शैली कहा जाता है। कहाँ से सीखा था? तो डच कलाकारों से। आरंभ में ये शैली जो है चिनसुरा, चंद्रनगर और कोलकाता में प्रयोग किया गया है। ये माध्यम तैल चित्रण जो था ये आरंभ में चिनसुरा में, चंद्रनगर में और कोलकाता में प्रयोग किया गया है। इसमें परिपेक्ष के नियमों का, दूरगामी परिपेक्ष मतलब दूर में जो स्थित चीज़ें, परिपेक्ष के द्वारा यही तो दिखाया जाता है। परिपेक्ष के द्वारा क्या दिखाया जाता है? निकटता और दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। किसके माध्यम से? तो परिपेक्ष के माध्यम से। परिपेक्ष दो प्रकार का होता है, रेखीय परिपेक्ष, वायवीय परिपेक्ष। ठीक है, तो परिपेक्ष के नियमों का जो है यथार्थवादी ढंग से पालन किया गया है और देवी देवताओं के चित्रण में मानवीय भावना का पुट रहा है। इसमें देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है उसमें मानवीय भावना का पुट है। चित्रों में सपाट रंग भर करके बाह्य सीमा रेखांकन जो है किया गया है। ये जो चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर, ये चित्र 3 प्रकार के विषयों के हैं। कौन कौन से? भारतीय देवी देवताओं के चित्र हैं। इन चित्रों में दुर्गा के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। काली और अन्नपूर्णा के भी चित्र बनाए गए हैं। दूसरे जो हैं वर्णनात्मक विषय और घटनाओं के चित्र हैं। इसमें पौराणिक घटनाओं का अंकन किया गया है। तीसरे जो चित्र आते हैं, तीसरी श्रेणी के चित्र, ये व्यक्ति चित्र और जनजीवन के चित्र हैं। इसमें क्या चित्रित किए गए हैं? तो प्रसिद्ध व्यक्ति के चित्र और प्राकृतिक दृश्यों का अंकन किया गया है। अब आती है काली घाट पट्टचित्र शैली। तो काली घाट पट्टचित्र शैली जो है इसमें हम देखेंगे काली घाट पट्टचित्र शैली जो है 1800 से 1930 लगभग इसका समय रहता है। 19वीं सदी मुख्य जो इसका पूरा समय रहता है वो 19वीं सदी रहता है, क्योंकि 1800 से 1900 तक जो समय रहा वो 19वीं सदी था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में काली घाट में एक चित्र शैली पनपी और इस शैली को W.G. आर्चर ने क्या नाम दिया? बाजार शैली या बाजारू शैली। ये किसने नाम दिया था काली घाट शैली को? तो W.G. आर्चर ने नाम दिया था। इसमें टाट पर गोबर और मिट्टी का लेप करके जो है उसको सुखा करके फिर उसकी घुटाई करके खनिज रंगों के द्वारा चित्रण किया जाता था। लोक शैली और यूरोपीय तकनीक का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। काली घाट के अतिरिक्त ये चित्र जो है कहाँ कहाँ बनाए गए? तो काली घाट के अतिरिक्त मिदानपुर, हुगरी, चंद्रनगर, वीरभूम और मुर्शिदाबाद में इस प्रकार के काली घाट शैली के चित्र जो हैं बनाए जाते थे। ये जो टाट चित्र थे इनको जो है क्या कहा जाता था? टाट पर अभी बताया कि गोबर या मिट्टी का गाढ़ा लेप करके जो है उसको सुखा लिया जाता था।
इनको लिपटवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो लिपटवा कहा जाता था। ये बंगाल की लोक कला के रूप में जाने जाते हैं। लिपटवा जो है बंगाल की लोक कला से जो है संबंधित हैं। टाट पर चित्रण करके जो बताया कि उस पे जो है गोबर का और मिट्टी का गाढ़ा लेप करके घुटाई करके फिर उस पे चित्रण किया जाता था, फिर उसको एक घिर्री पर लपेट लिया जाता था, तो इसको जो है लिपटवा कहा जाता था। ये बंगाल की लोक कला के रूप में हम जानते हैं इन्हें। काली घाट के कलाकारों ने जिन देवी देवताओं का चित्रण किया है उनमें काली जो है सबसे प्रसिद्ध या पसंदीदा विषय रही हैं। काली घाट जो पटचित्रण शैली थी इसका सबसे प्रमुख विषय क्या थी? तो काली देवी। इसके अतिरिक्त इसमें दुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, राम, सीता, राधा कृष्ण, हनुमान, चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ चेहरे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इमाम हुसैन के भी चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। पटना से जब मुग़ल शैली के कलाकार और मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकार आते हैं तो बंगाल की पट शैली का रूप परिवर्तित हो जाता है और ये काली घाट शैली के रूप में जानी जाती है। बंगाल में पट चित्रण शैली तो उसके पहले चल रही थी। जब पटना से जो कलाकार जो हैं, जब राजाश्रय समाप्त हुआ मुग़ल काल में, तो मुग़ल कलाकार जो हैं पटना चले गए, तो पटना से वो फिर मुर्शिदाबाद आते हैं। पटना से जो है मुग़ल कलाकार काली घाट पहुंचते हैं और मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकार, मुर्शिदाबाद में कंपनी शैली जो है चल रही थी, वहाँ से कंपनी शैली के कलाकार पहुँचते हैं। तब यहाँ पे जो काली घाट शैली थी, पटना बंगाल की जो पटचित्र शैली थी, इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और ये बंगाल पटचित्रण शैली के बजाय हमें काली घाट शैली के रूप में जो है जानने को मिलती है। इस शैली की उत्पत्ति काली घाट के काली मंदिर से हुई थी। यहाँ पे एक जो है कह सकते हैं एक रोजगारी प्रवृत्ति से जो है कलाकार चित्रण करते थे, चित्र बना करके जो है बेचते थे। तो जब कलाकारों को जो है कहीं आश्रय नहीं मिला तो पटना जो कलाकार गए हुए थे वो कलाकार भाग करके यहीं आ गए। वो मुग़ल कलाकार थे। कुछ कलाकार मुर्शिदाबाद चले गए थे, वहाँ पे कंपनी शैली में चित्रण होता था, तो कंपनी के जो है अधिकारियों के साथ जो है चित्रण वहाँ पर करने लगे थे। फिर मध्य में वो छोड़ करके यहाँ पे कुछ कलाकार पहुँच जाते हैं, तो इन दोनों के समागम से, कंपनी शैली और मुग़ल शैली के समागम से जो है काली घाट पटचित्रण शैली का जो है जन्म होता है। कहाँ पर? काली घाट के मंदिर में। काली घाट शैली जो है, काली घाट शैली के विषय देवी देवताओं की छवियां रही हैं, धार्मिक विषय रहे हैं, जो कि देवी देवताओं की छवियां धार्मिक विषय ही थे, सामाजिक विषय रहे हैं, रामचरितमानस के दृश्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त शामकांत बनर्जी के तंत्र योग, बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति, वैष्णव पर हास्य और व्यंग जो हैं, ये विषय काली घाट शैली के जो हैं रहे हैं। इसमें धरातल के रूप में टाट, कपड़ा, कागज़, कैनवास, पियटा या पेटा का प्रयोग जो है किया गया है। रंग और चित्रण विधि क्या थी? तो इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। किस विधि से? तो टेम्परा विधि से गहरे और भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से चित्रण करके खनिज रंगों से टेम्परा विधि में जो है गहरे भड़कीले रंगों से चित्रण करके बाह्य सीमा रेखांकन किया जाता था। चित्रकार इस शैली के जो प्रमुख थे वो केसी घोष, एनसी घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास और वैरागी जो हैं प्रमुख चित्रकार थे। चित्र कौन कौन से हैं इस शैली के प्रमुख चित्रों में? संगीत का अभ्यास करते हुए रावण और हनुमान युद्ध, पार्वती की गोद में गणेश, एक महिला आदमी को झाड़ू से मारते हुए, तार केस पर स्कैंडल। संगीत का अभ्यास करते हुए प्रमुख चित्र है। पार्वती की गोद में गणेश भी इम्पॉर्टेंट है।
अब चलते हैं कंपनी शैली, जो कि पटना शैली या कंपनी शैली के रूप में जानी जाती है। तो जब भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, किस उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी, और प्रमुख जो बंदरगाह था वो हुगली नदी पर जो है बंगाल में स्थित था। कहाँ पर था? हुगली नदी पर, बंगाल में। ठीक है। 1857 में फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पहले तो कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई, फिर 1857 में अधिकांश भागों का शासन यूरोपीय शासन के अधीन हो गया। राजाश्रय समाप्त कर दिए गए। धीरे धीरे जो है पहले कंपनी ने शासन अपने हाथ में लिया, फिर यूरोपीय शासन ने अपने हाथ में शासन ले लिया भारत का। ठीक है। तो 1857 में अधिकांश भागों का शासन यूरोपीय शासन के अधीन हो गया, और इस समय जो है राज्याश्रय पूरी तरीके से समाप्त हो जाने के कारण कलाकार इधर उधर भटकने लगे। सिर्फ 1857 ही नहीं, उससे पहले ही कलाकार जो है भटकने लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे जो है कंपनी राज्यों का जो है समझ लीजिए अतिक्रमण करने लगी थी। जो राजा थे उनको पेंशन पे जो है बिठा देती थी, सब कुछ कारोबार जो है पूरे राज्य का देख रेख और सारी चीज़ें जो है अपने हाथों में कंपनी ने ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है राजा से जो पहले की तरह अब नहीं रह गए थे, तो कलाकार भाई इधर उधर भटकने लगे। जब उनको कहीं राजाश्रय नहीं मिलता था, उनको कोई तारीफ़ करने वाला नहीं, कोई चित्र खरीदने वाला नहीं, कोई प्रशंसा करने वाला उस प्रकार से नहीं रहा, तो कलाकार जो हैं इधर उधर भटकने लगे। तो कुछ कलाकार बड़े शहरों में जाकर के बस गए, और वहाँ पर यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार वो चित्रण करने लगे। जैसे यूरोपीय अधिकारियों को जैसी चित्रों की चाह रहती थी, वैसे ही वो उनका महिमा मंडन अपने चित्रों के द्वारा करने लगे, उसी प्रकार से वो चित्र बनाते थे। ये कलाकार जो हैं भारतीय जनजीवन के चित्र बनाया करते थे, जिसको देख करके यूरोपीय अधिकारी हंसते थे। जनजीवन में भारत में उस समय क्या था, कंपनी ने सबकी जो है सत्यानाश कर दी थी पूरे देश की। तो जल और टेम्परा माध्यम में ये चित्र जो है, जल रंग से टेम्परा माध्यम में ये चित्र बनाए जाते थे। औरंगजेब के समय आगरा से कुछ कलाकार पटना गए, पटना के पास अजीमाबाद गए। ठीक। औरंगजेब के समय जब धीरे धीरे वहाँ पे औरंगजेब कलाकारों का जो है प्रशंसक नहीं था, कलाकारों की इज्जत नहीं करता था, तो तभी से कलाकार जो हैं धीरे धीरे भागने लगे थे। तो कुछ कलाकार जो हैं पटना के पास अजीमाबाद चले गए, और कुछ कलाकार बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाकर के बस गए। इस समय मुर्शिदाबाद जो था, यहाँ पर जो है मुर्शिदाबाद का शासक नवाब अली वर्दी खां था, और नवाब अली वर्दी खां जो है कला का महान संरक्षक हुआ करता था। 1857 में इनकी जब मृत्यु हो गई, मुर्शिदाबाद के जो नवाब अली वर्दी खां थे, ये कला के महान संरक्षक थे। तो यहाँ पे जो कुछ मुग़ल कलाकार आए, इनके संरक्षण में कार्य करने लगे। फिर 1757 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। नवाब अली वर्दी खां की जो मृत्यु हो गई, तो कलाकार जो है मुर्शिदाबाद छोड़ करके पटना आ गए, और कुछ कलाकार जो हैं पहले से ही पटना के अजीमाबाद पहुंच चुके थे। तो इस प्रकार से जो है नवाब अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो गई, तो कलाकार जो है मुर्शिदाबाद छोड़ करके पटना चले आए, और पटना के अजीमाबाद में पहले से ही कलाकार मुग़ल कलाकार आ चुके थे। तो इस प्रकार 1790 के लगभग जो है 1790 में इन कलाकारों ने यूरोपीय अधिकारियों और संरक्षकों की मांग के अनुसार चित्रण करना प्रारंभ किया। यूरोपीय जो अधिकारी थे उनकी मांग के अनुसार 1790 में इन कलाकारों ने चित्रण करना प्रारंभ किया, और इस कला में भारतीय
यानी कि उस समय भारतीय के रूप में कौन सी शैली थी? मुग़ल, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय पूरे देश में जो है मुग़ल शासन था। जब इनका जो है कंपनी का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तो लगभग पूरे ही देश में मुग़लों का शासन हुआ करता था। वो भारत की जो है संस्कृति उस समय थे, ठीक है। तो जब बाहरी आया यूरोपीय जो तकनीक आई, तो वो यूरोपीय कही जाएगी, मुग़ल जो है उस समय भारतीय कही जाएगी, ठीक। तो भारतीय, मुग़ल और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण हुआ, ठीक है। भारतीय, मुग़ल और यूरोपीय शैलियों के मिश्रण और यूरोपीय शासन के आश्रय में जो शैली पनपी, उसको जो है क्या कहा गया? कंपनी शैली। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से पनपी? ये प्रश्न हो सकता है। तो यूरोपीय कला शैली और भारतीय मुग़ल शैली के समागम से जो शैली पनपी, वो आपकी कंपनी शैली कहलाई। इस समय भारतीय, मुग़ल और यूरोपीय कला शैलियों के मिश्रण से यूरोपीय शासन में इनको जो आश्रय मिला, वो यूरोपीय शासकों का आश्रय मिला। तो यूरोपीय शासन के आश्रय में पनपी जो शैली, वो कंपनी शैली कहलाई। कंपनी शैली के सबसे चित्र जो हैं सर्वप्रथम किसने खोजे थे? तो पीसी मानक ने 1943 में खोजे थे। और ये चित्र किसके थे? तो शिवलाल चित्रकार के थे। इस समय कागज़ पर जल रंगों द्वारा चित्रण किया गया है। बाद के चित्र तैल रंगों में भी बनाए गए हैं। बाद में पहले जल रंगों में मुख्य रूप से जो है चित्रण किया गया, बाद में तैल रंगों का भी इस कंपनी शैली में प्रयोग हुआ है। जल रंग जो चित्र थे, इनमें छाया प्रकाश दिखाने के लिए क्या किया जाता था? तो जल रंग चित्रों में जो है छाया प्रकाश के लिए परदाज का प्रयोग किया जाता था। इस शैली में, कंपनी शैली में किन किन परदाजों का प्रयोग किया गया है? तो मुग़ल चटाई परदाज का, मुर्शिदाबाद की दिक्की परदाज का और पटना की भव परदाज का प्रयोग। बाद में क्या किया जाने लगा? सेपिया रंग का वॉश दे करके फिर वही रंग जो है, जो वहाँ पे लगाना होता था, वह रंग लगाया जाने लगा। इस समय इस शैली में अनुकृति पोत का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली में विषयानुसार सेट बनाए जाते थे और इन सेटों को क्या कहा जाता था? फ़िरका कहा जाता था। फ़िरका या स्क्रॉल, विषय के अनुसार सेट बनाए जाते थे। एक सेट में 10 से 12 चित्र हुआ करते थे। 19वीं शताब्दी में ये शैली जो है, कंपनी शैली को 19वीं सदी में बनारस में राजा थे ईश्वरी नारायण सिंह। ईश्वरी नारायण सिंह जो कि बनारस के महाराजा थे, इन्होंने 19वीं शताब्दी में इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर भी कहते हैं। और इनके यहाँ जो चित्रकार कार्य करते थे, वो थे डालूराम, लालचंद, गोपालचंद, इनके यहाँ के मुख्य चित्रकार थे। पटना शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं? पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पटना शैली में जो चित्रों के साइज हुआ करते थे, प्रचलित साइज 8x3 इंच के होते थे और बड़े चित्र 22x16 इंच के हुआ करते थे। मुखाकृतियाँ 1.5 चश्म बनाई जाती थीं। इसमें 1.5 चश्म चेहरों का मुख्य रूप से जो है प्रयोग किया गया है, जबकि प्रारंभ 1.25 चश्म चेहरों से हुआ, लेकिन बाद में 1.5 चश्म चेहरे जो हैं मुख्य रूप से प्रयुक्त किए गए। तो ये चश्म चेहरे क्या होते हैं? तो जो सामने का चेहरा होता है, जिसमें हम दोनों आँखें, दोनों कान, पूरा मुखमंडल देखते हैं, वो होता है 2 चश्म चेहरा। और जब हम किसी चित्र में या इस एंगल से किसी व्यक्ति को देखते हैं, जब सिर्फ उसका एक आँख, एक कान, एक तरफ का चेहरा दिखाई देता है, तो उसे एक चश्म चेहरा कहते हैं। उसमें मुख आधा दिखाई देता है, नाक आधी दिखाई देती है, आँख एक ही दिखाई देती है,
तो उसे एक चश्म चेहरा कहते हैं। अब एक चश्म चेहरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब दूसरी आँख अगर बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है तो वह सवा चश्म चेहरा हो जाएगा। और दूसरी आँख, यानी कि दूसरी आँख से दूसरा पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी आँख अगर मध्य तक दिखाई दे रही है तो वह डेढ़ चश्म चेहरा कहा जाएगा। और दूसरी आँख का लगभग अगर अंत दिखाई दे रहा है, अंत दिखाई दे रहा है लेकिन कान नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह पौने दो चश्म चेहरा हो जाएगा। अब विषय कंपनी शैली में कौन कौन से विषयों का प्रयोग किया गया है, तो प्रमुख आश्रयदाता, प्रसिद्ध व्यक्ति, व्यक्ति चित्र इनके रहे हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनाए गए, आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय जनजीवन, धार्मिक कथाएं और त्योहारों के चित्र जो हैं कंपनी शैली में बनाए गए हैं। कंपनी शैली की विशेषताएं क्या रही हैं, इसमें छाया प्रकाश के द्वारा वास्तविकता, कंपनी शैली की विशेषताएं क्या थी, छाया प्रकाश के द्वारा वास्तविकता दिखाने का प्रयत्न किया गया है। मुगल और यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों का मिश्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण यथार्थवादी ढंग का लेकिन अलंकारिक किया गया है। प्रकृति चित्रण यथार्थवादी ढंग का किया गया है लेकिन फिर भी अलंकारिक है, यथार्थ चित्रण नहीं है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य चित्रण का प्रयास किया गया है कंपनी शैली में। कंपनी शैली की कमियां क्या रही हैं, इसमें मटमैले रंगों का अनमेल मिश्रण किया गया है, कलात्मक चेतना का अभाव रहा है, कठोर रेखांकन किया गया है और अभिव्यक्ति का अभाव कंपनी शैली में देखने को मिलता है। चित्रकार जो हैं कंपनी शैली के चित्रकार कौन कौन से थे, तो कंपनी शैली के चित्रकार थे सेवक राम। ये कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार माना जाता है। इनके बहुत से चित्र जो हैं लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। यह त्योहारों और समारोहों के चित्रों में इसे महारत हासिल थी, ये अधिक बनाया करते थे त्योहारों के और समारोहों के चित्र। इसके अतिरिक्त हुलासलाल थे। इन्होंने बांकीपुरा में एक लिथो प्रेस लगाई थी और इसमें जयराम दास इनके सहयोगी थे। झूमक लाल, फकीरचंद और तन्नीलाल नहीं, तुन्नी लाल है, तुन्नी लाल, ठीक है, तुन्नी लाल यहाँ पे हो जाएगा। तुन्नी लाल ये पटना के बाजार में कागज और अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर जो है चित्रण करते थे। कागज के और अभ्रक के टुकड़ों पर चित्रण करते थे झूमक लाल, फकीरचंद और तुन्नी लाल। तो शिवलाल जो है कंपनी शैली के मध्य का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था और ये हाथी दांत पर चित्र बनाता था, ठीक है। शिव दयाल जो था ये चमकदार रंगों का प्रयोग करता था, इसकी विशेषता थी। केहर सिंह, केदार सिंह लिख गया है गलती से, इसे केहर सिंह इसका नाम था। केहर सिंह केहर सिंह जो है ये सिख कलाकार था और हरियाणा पंजाब का निवासी था। इसने भिखारी, गायकों और ज्योतिषियों के चित्र जो हैं अधिक संख्या में बनाए हैं। ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली का अंतिम कलाकार जो है माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का अंतिम कलाकार माना जाता है। गुरु सहाय, अगले कलाकार जो हैं गुरु सहाय थे। लालचंद, गोविंद लाल, जमुना प्रसाद, सोना कुमारी, ये जो हैं व्यक्ति चित्रकार थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, पूछी जाती हैं। कंपनी शैली के जो चित्र रहे हैं जैसे दुर्गा पूजा, मुहर्रम, सोनपुर के दृश्य, ये सारे चित्र जो हैं, मतलब दुर्गा पूजा, मुहर्रम, सोनपुर के दृश्य, ये चित्र जो हैं सेवक राम ने बनाए थे। इसके अतिरिक्त और चित्र जो हैं कंपनी शैली के हैं पतंग उड़ाने वाले, साधु व किसान,
जापानी मोर, बहादुर शाह जफर की सभी है। ठीक, ये कंपनी शैली के चित्र हैं। जो विदेशी कलाकार थे उस समय, तो जब पुर्तगाल में पुर्तगाल का गोवा में केंद्र स्थापित हुआ और उसके बाद फिर मुग़ल कला पर पुर्तगाल शैली का प्रभाव आया। इसके बाद क्या हुआ, जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस राव को जो है व्यापार करने की अनुमति मिल गई, वहीं से कंपनी का आगमन हो गया। ठीक, तो फिर धीरे धीरे वो कलाकार भी यूरोपीय कलाकार आते गए। तो वो जो यूरोपीय कलाकार आए, उन्होंने यहाँ पे जो चित्रकारी वगैरह की, वो उनकी जो है कंपनी शैली के ही अंतर्गत रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो यूरोपीय शैली थी, उसके साथ कुछ बहुत जो है उन्होंने भारतीयों के अनुसार चित्रण कर दिया, इसलिए जो है भारतीय और मुग़ल का जो है चित्रण देखने को मिला। इसलिए दोनों का जब समागम हुआ तो वो कंपनी शैली ही कही जाएगी। टिली कैटल कब भारत आया? तो 1769 में भारत आए। इन्होंने मद्रास में, कोलकाता में और लखनऊ में भ्रमण किया और अंत में जो है इन्होंने अवध के नवाबों के चित्र बनाए और बहुत सा धन प्राप्त किया। अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए थे? जो विदेशी कलाकार आए उनमें से टिली कैटल ने बनाए थे। इसमें टाइपिंग में बड़ा मिस्टेक हो जाती है। टिली कैटल है। टिली कैटल, ठीक है, टिली कैटल। तो इन्होंने अवध के नवाबों के चित्र बनाए और भारत में तैल रंगों का जो है प्रारंभ इन्होंने ही किया। ऑयल रंगों का जो है भारत में किसने प्रारंभ किया? टिली कैटल ने। टिली है, टिली कैटल, सही करना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद जो है दूसरे कलाकार आते हैं मिस आइज। मिस आइज 1778 में भारत आए थे और इनकी खासियत यह है कि इन्होंने रणजीत सिंह का व्यक्तिचित्र, सबसे पहले जो है रणजीत सिंह का व्यक्तिचित्र मिस आइज ने बनाया था। विलियम होजेस 1780 में भारत आए थे। इनको वॉरेन हेस्टिंग्स ने संरक्षण दिया था। जोफनी 1783 में भारत आए थे और भारत में आए विदेशी कलाकारों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहने वाले कलाकार जो हैं जोफनी ही थे। डेनियल चित्रकार जो हैं थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, दो ये चित्रकार थे, जिसमें थॉमस डेनियल चाचा और विलियम डेनियल उनके भतीजे थे। ये 1785 से 1794 तक भारत में रहे। ये दृश्य चित्रकार थे दोनों। डेनियल चित्रकार कैसे चित्रकार थे? दृश्य चित्रकार थे। थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल ये दोनों ही दृश्य चित्रकार थे। इनका प्रमुख माध्यम जो था वो जल रंग था। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम जल रंग में एक्वा टिंट का प्रारंभ किया था। किसने? डेनियल चित्रकारों ने। नगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया। कन्याकुमारी के सागरीय दृश्यों का चित्रण किया। इसके अतिरिक्त एलोरा और एलिफेंटा के स्थापत्य का भी इन्होंने चित्रण किया। इन सभी स्थानों पर जो इन लोगों ने चित्र बनाए, उन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। ओरिएंटल सीनरी, 24 व्यूज़ इन हिंदुस्तान, एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, हिंदू एग्जीबिशंस इन माउंटेन ऑफ एलोरा नियर औरंगाबाद इन डेक्कन, 24 लैंडस्केप। इन सभी चित्रों को आपसे पुस्तकों के रूप में भी पूछा जा सकता है, इन सभी जो है सीरीज़ों को। अगोस्तो सोफ्ट जो है हंगेरियन चित्रकार थे। 1809 से 1880 इनका काल रहा है। ये हंगेरियन चित्रकार थे। जिस गली में ये रहते थे उस गली को चित्रकारों की गली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रकारों की गली। और इनके घर को 7 उल्लुओं के घर के नाम से जाना जाता था। 1880 में इन्होंने वियना से शिक्षा प्राप्त की थी और 1841 में ये लाहौर पहुँचे। उसके बाद वहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह का जो है चित्र बनाया था। 1842 में मुंबई गए और मुंबई में मालाबार की पहाड़ियों के दृश्यों का अंकन किया।
उसके बाद 1880 में ये पागल हो जाते हैं और पागल हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये जो है आधुनिक कला का जन्म किस समय हुआ, कब से माना जाता है आधुनिक कला का प्रारंभ, आधुनिक कला क्या है, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं, उस समय कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित थीं जब आधुनिक कला का जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें अभी आधुनिक कला का दरअसल प्रारंभ जहाँ से होता है वहाँ पे हम नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद जो है राजा रवि वर्मा, और उसके बाद जो है आधुनिक कला बंगाल शैली हम पहुँचेंगे। ठीक है, धन्यवाद।